आ गया भैया, मैं आ गया। हाँ, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों के? ठीक हो? छुट्टियों के मज़े ले रहे हो? हाँ, मैं भी बहुत आराम कर रहा हूँ घर पे। तुम लोग ठीक हो ना? ख्याल रख रहे हो सबका? तंग तो नहीं करते किसी को भाई घर में? अगर करते भी हो तो मैंने सोचा है कि आज से तुम लोगों को कहानियाँ सुनाया करूँ। क्या ख्याल है ना? मुझे भी यही लगा कि बहुत ही खुशगवार ख्याल है ये। हाँ, तो भाई आज से शुरू करेंगे। आज की कहानी रोमाना हुसैन साहिबा ने लिखी है। अरे क्या उम्दा लिखती हैं, क्या बताऊं भाई। ये आज जो कहानी मैं पढ़ने वाला हूँ इसका नाम है परों वाला। हाँ, अंग्रेजी में द विंग्ड वन। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, परों वाला। रोमाना हुसैन साहिबा ने बच्चों के लिए इतनी कहानियाँ लिखी हैं भाई, मज़ा आ जाता है उनकी कहानियाँ पढ़कर। क्या अच्छा लिखती हैं, क्या बताऊं भाई। तुम लोग उनकी कहानियाँ ज़रूर पढ़ा करो। अब ये जो कहानी है ना, इन्होंने ना सिर्फ उर्दू में लिखी है बल्कि अंग्रेज़ी में भी लिखी है। ताकि सभी इसको पढ़ सकें और मज़ा ले सकें। तो भाई अब मैं तुम्हें ये कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। अरे हाँ, एक और बात तो मैं बताना ही भूल गया। इस किताब में जितनी रंगारंग तस्वीरें हैं वो भी रोमाना हुसैन ने खुद बनाई हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट भी हैं। चलो भाई, अब तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। जब दादी जाने लगी तो अस्मा से उनसे लिपट गई। दादी ना जाए ना। जब आप यहाँ होती हैं तो मुझे आपसे रात को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जाना होगा मेरी जान, मगर देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक कीमती तोहफा है। अपना हाथ खोलो। दादी ने अस्मा से कहा, जिसने अपनी हथेली इनके आगे कर दी। दादी ने इस पर एक छोटी सी चीज रख दी। ये क्या है? अस्मा ने ताज्जुब से पूछा। ये परों वाला है, इसका ख्याल रखना। क्या ये कोई कीड़ा है? अस्मा ने किसी खौफ के बगैर पूछा। उसे इस बात की कोई परवाह न थी कि इसकी हथेली पर क्या रखा था, क्योंकि इसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। नहीं, ये कोई कीड़ा नहीं है, मगर हाँ, ये जानदार जरूर है। दादी ने जवाब दिया और फिर अपने बेटे और बहू की तरफ मुड़कर कहा, इसे बाग में एक बड़े से गड्ढे में गाड़ना होगा। अस्मा भी गड्ढा खोदने में तुम्हारी मदद करेगी। दादी ने फिर अस्मा से कहा, ये बहुत ख़ास है, मगर देखो कहीं उड़ ना जाए, इसका ख्याल रखना प्यारी अस्मा। अस्मा ने सर हिलाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसने दादी को प्यार किया और दौड़कर अपने तोहफे को किसी महफूज जगह रखने चली गई। सुबह उठकर अस्मा सबसे पहले अपने तोहफे को देखने गई। अरे नहीं, वो तो वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। क्या वो उड़ गया था? अस्मा को याद आया कि रात बहुत अंधेरी थी और हवा बेहद तेज। वो दादी को याद कर करके रोते रोते सो गई थी। आखिर कहाँ चला गया? अस्मा ने अपनी दराज में इसे तलाश किया,
उसने हर चीज फर्श पर बिखेर दी अपने खजाने को ढूंढने के लिए, मगर इस परों वाले बीज को न ढूंढ सकी और अफसोस कि वो उसे न मिला। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसे कमरे की खुली खिड़की से बाहर ले गया। अस्मा चीखी, चिल्लाई, लातें चिल्लाई, लेकिन हवा ने इसे न छोड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे घंटों वो शहर के ऊपर उड़ती फिर रही थी। आखिरकार तेज हवा ने बड़े एहतियात से इसे एक आम के बाग में उतारा और चली गई। चंद ही मिनट गुजरे थे कि अस्मा को भूख लगने लगी। उसने नजर उठाई तो देखा कि एक बड़ा सा दरख्त पक्के पक्के आमों से लदा हुआ था। उसने सबसे निचली शाख से एक मजेदार आम तोड़ा और उसे खाने लगी। यम 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 यम, आहा, मीठा आम। आम की बड़ी सी गुठली बाहर निकली तो अस्मा ने इसे अपने हाथों में पकड़कर इसका अच्छी तरह जायजा लिया और दादी के दिए हुए परों वाले छोटे से बीज से इसका मुआजना करने लगी। इसी वक्त वो हवा वापस वहां पहुंच गई और एक बार फिर वो किसी तंबी के अस्मा को उड़ा ले गई। अस्मा चीखती रही, छूट मुझे, कहने लगी कि उसे भूख लगी है और वो एक आम खा सकती थी, मगर हवा के शोर में इसकी आवाज दब गई। हवा ने फिर इसे एक अमरूदों के बाग में जा उतारा। अस्मा को अमरूद भी बहुत पसंद थे। जल्द ही वो एक पका हुआ अमरूद खाने लगी, मगर इसके छोटे छोटे सख्त बीज बीज भी मेरे परों वाले बीज जैसे नहीं हैं। अस्मा ने उदासी से अपने खोए हुए तोहफे को याद किया। जब दादी को मालूम होगा कि मैंने इसे खो दिया है तो वो कितनी दुखी होंगी। अस्मा ने उदासी से अपने आप से बातें करते हुए कहा। जब उसने चंद और अमरूद खा लिए और इसका पेट भर गया तो वो वहां से चल पड़ी। वो चलती गई, चलती गई, चलती गई, यहां तक के फलों के बाग बहुत पीछे रह गए। कुछ घंटों के बाद इसने अपने आप को समंदर के साहिल पर पाया। वो रहा, पानी की एक सफेद झागदार मौज के ऊपर इसने परों वाला बीज देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इससे कह रहा हो कि आओ मुझे ले लो। अस्मा ने पानी में छलांग लगा दी, तरह से तैर रही थी और उस मौज तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसमें इसका वो अनमोल बीज सवार था। अरे नहीं, इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, परों वाला बीज एकदम से गायब हो गया। हा, क्या वो उड़ गया या उसने समंदर में गोता लगा दिया? अस्मा ने पहले इसे समंदर की तह में ढूंढना चाहा। उसने भी समंदर की तह में गोता लगा दिया, मगर वहां तो इस कदर और चीजें थीं कि इसे अपना छोटा सा बीज नहीं मिल सका। मायूस और अफसरदा होकर अस्मा ने आखिरकार हार मान ली और वो पानी से बाहर निकल आई। पहले की तरह इस बार भी तेज हवा इसके आसपास मंडलाने लगी और इससे पहले कि वो कुछ सोचती, हवा उसको अपने ऊपर बैठा कर ले उड़ी। इस बार शहर की जगह इसके नीचे हर तरफ बड़ा सा समंदर फैला हुआ था। वो हवा के साथ बेहद तेज रफ्तारी से उड़ रही थी, इतनी तेज रफ्तारी से कि इसको चक्कर
चक्कर आने लगे। अचानक उसने महसूस किया कि वो एक अजनबी सी जमीन पर चल रही है। एक मर्तबा लड़खड़ा कर वो गिर पड़ी तो उसको एहसास हुआ कि उसे वहां बहुत संभल संभल कर चलना होगा। उसने अंदाजा लगाया कि खरगोश की तरह उछल उछल कर ही बगैर गिरे चल सकती है। क्या मैं इस दुनिया में नहीं हूं? इस अजीबो गरीब जगह को देखते हुए इसके जहन में सवाल पैदा हुआ। हाँ, वाकई अस्मा अपनी दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया के करीब तरीन पड़ोसी चांद पर थी। हालांकि जब इसने अपने बीज को आखिरी बार देखा था तो वो समंदर में था, मगर इसके बावजूद अस्मा को यकीन था कि परों वाला भी वहीं कहीं चांद पर मौजूद था। वो इसे चांद के कम गहरे गड्ढों में ढूंढने लगी, मगर चांद से निकलने वाली हल्की हल्की रोशनी में इसे कई घंटों की तलाश के बाद भी वो ना मिला। अब क्या करूं? इसने अपना सर खुजाते हुए वहां खड़े खड़े सोचा। वो मुझे कहां मिलेगा? वो बहुत उदास थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रोने लगी। जैसे ही इसके गालों पर आंसू बहने लगे, इसकी आंखें खुल गईं। सूरज निकल चुका था और खिड़की से हल्की हल्की हवा अंदर आ रही थी। उसने अपनी दराज को देखा, जिसको उसने उल्टा पुल्टा करके कमरे में सब चीजें बखेर दी थी, मगर दराज तो बगैर छुए बिल्कुल जूं की तूं दिखाई देती थी। अस्मा उठकर बैठ गई और इसके बारे में सोचने लगी। फिर उसने आम की बड़ी सी गुठली और अमरूद के छोटे छोटे बीजों के बारे में सोचा। उसने समंदर में अपनी तैराकी और चांद पर अपनी उड़ान के बारे में भी सोचा। उसने बिस्तर से उतरकर जल्दी से अपनी दराज खोली, जिसमें वो अपनी सारी खास और कीमती चीज़ें मसलन सीपियाँ, मोर के पर, अपनी बनाई हुई तस्वीर, बालों के रिबन, गुड़िया, गाड़ियाँ वगैरह सब रखती थी। उससे अपने परों वाला बीज उसी छोटी सी डबिया में मिला जहां उसने उसे रखा था। मिल गया, मुझे मिल गया। अस्मा ये कहते हुए अपने अम्मी अब्बू की बाद में तीनों ने मिलकर बाग में गड्ढा खोदा और उसे मिट्टी और खाद से भर दिया। फिर अस्मा के कीमती तोहफे को इसमें गाड़ दिया। सुहांजना, अम्मी अब्बू ने काम खत्म होने पर नारा लगाया। सुहांजना, वो क्या होता है? अस्मा ने ताज्जुब से अपने बीज को पानी लगाते हुए पूछा। तुम्हें इतना शानदार तोहफा मिला है अस्मा, अम्मी बोली। सुहांजना के दरख्त के इस कदर फायदे हैं कि इसे मौजों का दरख्त माना जाता है। उसका हर हिस्सा खाने या दवाइयाँ बनाने के काम आता है। बिल्कुल सही कहा। अंग्रेजी में इसे मोरिंगा के अलावा ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फलियां ढोल बजाने वाले छड़ियों जैसी हैं और ये पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। मुझे मालूम है ये हर जगह होता है, और वो इसलिए कि इसके बीज परों वाले हैं और वो दूर दूर तक उड़ते हैं। अस्मा ने ऐसे यकीन से कहा जैसे वो वाकई सुहांजना के बारे में सब कुछ जानती हो। बिल्कुल ठीक, अब्बू ने कहा। ये एक तेजी से उगने वाला दरख्त है और तुम्हें यकीनन इसकी पकी हुई फलियां मजेदार मालूम होंगी। क्या मैं इनसे ढोल भी बजा सकती हूँ? अस्मा ने पूछा तो इसके अम्मी अब्बू हंसने लगे। चंद रोज बाद जब जमीन से पौधा बाहर निकला तो अस्मा की खुशी का ठिकाना ना था। वो इसका बहुत ख्याल रखती। इसे अपने पौधे को दरख्त बनते हुए देखने का और फिर सुहांजना की मज़ेदार फलियां खाने का शिद्दत से इंतज़ार था। तो जनाब, ये थी आज की कहानी। लिखी थी रोमाना हुसैन साहिबा ने,
پروں والا. کیا نام تھا کہانی کا؟ پروں والا. اور یہ کس درخت کا بیج ہوتا ہے؟ ہاں، سوہانجنا کا درخت ہے جس کا یہ بیج ہوتا ہے پروں والا. بہت ہی فائدہ مند. تو تم لوگ بھی اپنے باغ میں جا کے دیکھنا کہ سوہانجنا کا درخت وہاں ہے یا نہیں. گھر کا باغ نہیں تو آس پاس کے باغ میں ہی دیکھ لینا. اپنے امی ابو سے پوچھنا، وہ جانتے ہوں گے سوہانجنا کے بارے میں. اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں. دوبارہ آؤں گا کہانی لے کر، اسی طرح کی مزیدار کہانی. اچھا بھائی، اللہ حافظ.